गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th भी। होम साइंस में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 आय व्यय और बचत। छात्राओं, पारिवारिक अर्थव्यवस्था में आय व्यय और बचत तीनों में घनिष्ठ संबंध है। योजना के अनुसार बजट बनाकर आय को व्यय करने पर धन की उचित व्यवस्था होती है, उचित उपयोग होता है और धन की बचत भी होती है। पारिवारिक आय का अर्थ एवं परिभाषा। छात्राओं, परिवार के सदस्यों के द्वारा किए गए आर्थिक प्रयासों से एक निश्चित समय में प्राप्त होने वाली धनराशि को पारिवारिक आय कहते हैं। पारिवारिक आय में निश्चित धनराशि के अतिरिक्त मिलने वाली सुविधाएं भी आती हैं, जैसे सरकारी, गैर सरकारी स्रोतों से मिलने वाली सुविधाएं, आवास, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा, बिजली की सुविधा, पार्क की सुविधा आदि। प्रोफेसर ग्रॉस और किंडल के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है, जो परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। आय के प्रकार। पारिवारिक आय 3 प्रकार के होते हैं: मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मानसिक आय। मौद्रिक आय पुनः 2 प्रकार का होता है: नियमित आय और अनियमित आय। वास्तविक आय भी 2 प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय। मानसिक आय में कोई डिवीजन नहीं है। मानसिक आय संतोष के रूप में प्राप्त होता है। मौद्रिक आय वह आय जो मुद्रा के रूप में परिवार को एक निश्चित समय पर प्राप्त होता है, जैसे निश्चित समय पर प्राप्त होने वाला वेतन से आय, मजदूरी, ब्याज, मकान का किराया, पेंशन आदि। ये 2 प्रकार के होते हैं: नियमित आय और अनियमित आय। नियमित आय वह आय जो वर्ष भर नियमित रूप से एक निश्चित समय पर व्यक्ति को प्राप्त होती है, जैसे वेतन से मिलने वाली आय। अनियमित आय वह आय जो वर्ष भर समान रूप से व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है, जैसे व्यापार में कभी उसे मुनाफा भी होता है, कभी उसे घाटा भी होता है। अर्थात कभी कम आय होती है, कभी अधिक आय होती है। इसी तरह लॉटरी से प्राप्त होने वाली आय आदि। वास्तविक आय वह आय जो मुद्रा के अतिरिक्त वस्तु और सेवाओं के रूप में प्राप्त होती है। यह मुद्रा के रूप में अर्थात रुपए, पैसे, धन के रूप में प्राप्त नहीं होती है। यह वस्तु और सेवा के रूप में हम प्राप्त करते हैं। इसे हम वास्तविक आय कहते हैं। वास्तविक आय 2 प्रकार की होती है: प्रत्यक्ष आय वह आय जो परिवार के सदस्यों को बिना धन व्यय किए वस्तु या सेवा के रूप में प्राप्त होती है, जैसे सरकारी मकान, पुस्तकालय, निःशुल्क शिक्षा, पार्क आदि। अप्रत्यक्ष आय वह आय जिसके अंतर्गत वे वस्तुएं या सेवाएं आती हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए धन व्यय करना पड़ता है। अर्थात जो सेवा या वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें धन व्यय करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, जैसे फल सब्जी खरीदना, पैसे रख दे करके नौकर को रखना, ड्राइवर रखना आदि से प्राप्त होने वाली सेवाएं। मानसिक आय। मानसिक आय के अंतर्गत वास्तविक आय से प्राप्त संतोष है, जिसे मापना कठिन है, क्योंकि यह सिर्फ अनुभव है। अनुभव किया जा सकता है, इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे पैसा खर्च करके अगर चाय पीने की इच्छा है, एक व्यक्ति चाय पीता है तो और चाय पीने और थकान महसूस करता है और चाय पी लेता है तो उसे संतुष्टि प्राप्त होती है, एक मानसिक संतोष प्राप्त होता है। उसे हम मानसिक आय कहते हैं। यदि व्यक्ति को ज़्यादा संतुष्टि हुई तो उसको मानसिक आय ज़्यादा प्राप्त हुआ। यदि वो मतलब चाय नहीं ठीक थी, उसे चाय पीने की इच्छा थी, पैसा भी उसने खर्च किया, मगर उसे कोई मानसिक संतोष नहीं प्राप्त हुआ, तो उसकी मानसिक आय शून्य हो गई। इस तरह से हम इसे मानसिक आय को जो है अनुभव के रूप में इसको हम ज्ञात करते हैं। आगे देखते हैं पारिवारिक आय के स्रोत। पारिवारिक आय के निम्नलिखित स्रोत हैं। किन स्रोतों से व्यक्ति या परिवार को धन की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है? जैसे नंबर 1 है वेतन। सरकारी या गैर सरकारी संगठनों में निश्चित समय पर प्राप्त होने वाली आय वेतन के रूप में, जो व्यक्ति अपने कार्य के बदले प्राप्त करता है। मजदूरी, कुछ व्यक्ति शारीरिक परिश्रम करके प्रतिदिन धन मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं। पेंशन, जो व्यक्ति सरकारी सेवा से रिटायर होते हैं उन्हें जो है पेंशन देती है सरकार, वो भी एक आय है। उपहार, शादी ब्याह, जन्मदिन के अवसर पर मिलने वाला उपहार, मकान से प्राप्त होने वाला किराया, धन जो हम बैंक में जमा करते हैं उस पर प्राप्त होने वाली ब्याज, लॉटरी के माध्यम से अगर किसी का लॉटरी निकलता है अचानक से तो अधिक धन की प्राप्ति होती है। व्यवसाय, स्वयं के व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय। कृषि से अनाज, फल, सब्जियों आदि उगा करके किसान जो है आय प्राप्त करता है। पैतृक संपत्ति जो भी है, ज़मीन जायदाद, वो भी एक आय के साधन है।
पारिवारिक व्यय का अर्थ एवं परिभाषा। अभी तक हमने आय के बारे में अध्ययन किया, अब हम पढ़ेंगे पारिवारिक व्यय क्या है। पारिवारिक व्यय मतलब परिवार के खर्चे। परिवार धन को, जो आय उसको प्राप्त होती है मासिक, उसे किन बिंदुओं पे खर्च करता है, ये खर्च कितने प्रकार के होते हैं। आय को समझदारी के साथ खर्च करना या उपयोग करना ही व्यय कहलाता है। अर्थात आय का वह भाग जिसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करता है उसे हम व्यय कहते हैं। व्यय 3 प्रकार के होते हैं: निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय और आकस्मिक व्यय। इसके अलावा कुछ अन्य व्यय भी होते हैं। निश्चित व्यय वे व्यय जिसमें व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कटौती नहीं कर सकता है, ये निश्चित होता है। उसे हर हाल में इस व्यय को करना ही करना है, जैसे कि भोजन पर व्यय, आवास पर व्यय, बच्चों की स्कूल की फीस पे व्यय आदि। अर्धनिश्चित व्यय ये वे व्यय होते हैं जिनमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार थोड़ी बहुत कटौती कर सकता है, जैसे वस्त्र पर व्यय, त्योहारों पर व्यय, अतिथि के सत्कार में व्यय। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार या क्षमता अनुसार महंगे वस्त्र भी खरीद सकता है, सामान्य भी खरीद सकता है, कम भी खरीद सकता है। त्योहारों पे जो व्यय है उसमें भी वो अपनी इच्छा अनुसार कटौती कर सकता है। अन्य व्यय जिसमें भी वो कटौती कर सकता है उसे हम अर्धनिश्चित व्यय कहते हैं। आकस्मिक व्यय नंबर 3, वे व्यय जो अचानक आ जाते हैं, जिन्हें व्यक्ति की पहले से जानकारी नहीं होती है, लेकिन अगर आ जाते हैं तो व्यक्ति को उस पर धन व्यय करना ही पड़ता है। जैसे अचानक किसी व्यक्ति की बीमारी है, दुर्घटना है, मकान की मरम्मत है आदि। अन्य व्यय इसके अंतर्गत सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, मनोरंजन एवं विलासिता पर होने वाला व्यय है, जो व्यक्ति अपने क्षमता या और उसके अनुसार जो है धन के अनुसार व्यय करता है। व्यय को प्रभावित करने वाले कारक, किन किन कारकों से व्यय प्रभावित होता है, आइए देखते हैं। इसमें नंबर 1 है परिवार की आय। परिवार की आय व्यय को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे आय होगी उसी प्रकार से व्यक्ति व्यय करेगा। परिवार की आय कम होने पर सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति ही संभव हो पाता है, किंतु जैसे जैसे आय बढ़ती है आरामदायक और विलासितापूर्ण आवश्यकताओं पर व्यय बढ़ता जाता है। जैसा हमने पिछले चैप्टर में भी इस बात पे चर्चा किया था, प्रतिवर्ष बजट के दौरान। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसका व्यय भी बढ़ते जाता है। परिवार में सदस्यों की संख्या, परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर व्यय अधिक होता है। परिवार का सामाजिक स्तर एवं प्रतिष्ठा, परिवार का रहन सहन जितना ही ऊंचा होगा समाज में, वह उतना ही उसे मेंटेन रखने के लिए अधिक व्यय करेगा। परिवार का स्वरूप या एकाकी या संयुक्त है, ये भी व्यय को प्रभावित करता है। अर्थात एकाकी परिवार में व्यय कम होता है और संयुक्त परिवार में, चूँकि परिवार बड़ा होता है, जिम्मेदारियां अधिक होती हैं मुखिया के ऊपर, इसलिए उसमें व्यय अधिक होता है। मितव्ययता, कुछ गृहिणियां अपने कार्यकुशलता से विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करती हैं और मितव्ययता से धन बचा सकती हैं, किंतु कुछ गृहिणियां जो होती हैं वो फिजूल खर्ची करती हैं, अननेसेसरी शॉपिंग करती हैं, जिससे उनका धन व्यर्थ में व्यय होता है। धार्मिक सामाजिक परंपराएं, व्रत, तीज, त्यौहार, शादी, विवाह, मुंडन आदि पर भी व्यय जो है बढ़ जाता है। आय व्यय में संतुलन स्थापित करने के तरीके, कैसे हम आय और व्यय में संतुलन स्थापित करें, इसके बारे में हमें देखते हैं। इसके बारे में आय व्यय में संतुलन स्थापित करने के तरीके, यदि व्यय आय से अधिक है, जो संतुलन के आय व्यय में संतुलन स्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि व्यय ज़्यादा है तो हमें आय बढ़ाना पड़ेगा। यदि व्यय ज़्यादा है, खर्चे अधिक हैं, तो हमें आय बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा खर्चों को हमें कम करना चाहिए। जैसे परिवार में मुखिया के अतिरिक्त गृहिणी यदि कुशल है तो कोई वो अपना घर बैठे कार्य कर सकती है, कढ़ाई सिलाई का व्यवसाय कर सकती है, पढ़ी लिखी है तो ट्यूशन पढ़ा सकती है, अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकती है। व्यय में कटौती करके भी आय व्यय में संतुलन स्थापित किया जा सकता है।
जैसे सभी सामान नकद खरीदना चाहिए, उधार कभी नहीं खरीदना। उधार खरीदने से क्या होता है, आय व्यय में संतुलन नहीं बन पाता है। केवल आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदें, अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी खरीदारी नहीं करना चाहिए। धन उधार लेने की आदत नहीं डालना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, थोड़ी सी उनको दिक्कत महसूस नहीं हुई कि वो उधार इधर उधर से मांगने लगते हैं, तो क्या होता है कि उनकी एक आदत पड़ जाती है, ठीक है। इस वजह से आय और व्यय में संतुलन स्थापित नहीं हो पाता है। मौसम के समय अनाज का भंडारण करना चाहिए, क्योंकि जब फसलों की कटाई होती है उस समय अनाज जो है बाज़ार में सस्ते होते हैं, या किसी भी चीज़ की जो मौसमी चीज़ें होती हैं वो अपने मौसम में जो है सस्ती मिलती हैं। जब उनका मौसम ख़त्म हो जाता है तो वो चीज़ें बाज़ार में क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। तो मौसम की चीज़ों का मौसम में ही हमें खरीदारी करना चाहिए। घरेलू कार्यों को स्वयं करना चाहिए, नौकर न रखें। खाली समय का सदुपयोग सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ट्यूशन आदि के रूप में हम कर सकते हैं। पानी, ईंधन, बिजली का उपयोग मितव्ययतापूर्वक करना चाहिए। कुछ घरों में बिजली के पंखे, लाइट वैसे जो है अनावश्यक चलते रहते हैं, तो क्या होता है, बिजली का मीटर भागते रहता है और बिल बढ़ता रहता है। लेकिन जो कुशल गृहिणी होती है, जो समझदार औरतें होती हैं, वो अपने घर में इस चीज़ को ध्यान में रखती हैं कि पानी, ईंधन, बिजली की बर्बादी ना हो। इसी प्रकार से समान पौष्टिकता रखने वाले सस्ते खाद्य पदार्थ खरीदना, जैसे बादाम और मूंगफली की पौष्टिकता लगभग समान है, किंतु मूंगफली जो है बादाम से सस्ता है। तो जब हमें इन चीज़ों की जानकारी होगी गृहिणी को, तभी वो इन चीज़ों में क्या है, तुलनात्मक ढंग से खरीदारी कर पाएगी। धन्यवाद। आज यही ख़त्म होता है, अगले दिन पुनः इस पर एक और चर्चा होगी।